Hello, dear students. Good evening, all. And I am very excited to express this time because of मैं अभी फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट किया मैंने। मेरे को लगा कि ऐसा बच्चों के साथ जो हमारा एक थोड़ा सा कनेक्शन ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ कुछ तो ऐसे एक्सेस हो जाते हैं आपके पास कि आप इमीडिएटली उन चीज़ों को समझ पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो आज मैं जो आपको इस पर्टिकुलर वीडियोज़ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सर जो हम लोग लास्ट क्लास में एटीएस मेगा टेस्ट कंडक्ट किए थे लास्ट संडे, ठीक है, लास्ट संडे जो हम लोगों ने एटीएस मेगा टेस्ट कंडक्ट किया था उसी का एक सॉल्यूशन ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको सारे जो पर्टिकुलर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री में जो हम लोग कॉन्सेप्ट्स एंड जो सॉल्यूशंस हम लोग नहीं कर पाए थे क्वेश्चंस की, जो हमारे मतलब क्वेश्चंस रह गए थे, नहीं हो पाए थे, उन क्वेश्चंस को हम लोग इमीडिएटली आज सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको इसमें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने ये जो टेस्ट लास्ट संडे जो मैंने कंडक्ट कराया ये टेस्ट, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था बेटा कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस टाइप्स ऑफ टेस्ट, अगर आप ऐसे टेस्ट में बैठती हो तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, कान खोल करके सुनना सभी, कि भाई आपको अगर आने वाले टाइम में नीट एंड जेईई जैसे एग्जाम में बैठना है तो उसके लिए आपको इन टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो अप करना है। ठीक है, AITS मीन्स ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, इसको ATS वर्ड यूज़ किया शॉर्ट फॉर्म में, वैसे बेसिकली ये AITS है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। इसमें पूरे इंडिया के जो क्वेश्चंस हैं, मीन जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो एलन के हैं, जो आकाश के हैं, ऐसे मतलब चाहे जितनी भी स्टडी मटेरियल्स आप ले लो, उन स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैंने ये क्वेश्चंस पेपर बनाया हुआ है। ठीक है, तो AITS का जो मेन पर्पज है कि अगर जो बच्चा टेस्ट इसमें अपीयर होता है उसके लिए चांसेस बन जाते हैं कि फर्दर आपको अपने नॉलेज का एक चांस बनता है कि आप एलिजिबल हो जाते हो नीट के एग्ज़ाम के लिए, है ना, के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन साथ साथ में आपको अपने नॉलेज का पता लगता है कि बेटा हमारा नॉलेज क्या है, कितना है, और इस नॉलेज को मेन हम इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना। तो बेसिकली बेटा इस वीडियो में हम लोग ATS की मेगा टेस्ट के सॉल्यूशंस को देखेंगे यार, जो लास्ट संडे हमने आपसे कंडक्ट करा था हम लोगों ने। तो उसमें आपको देखना है कि सर जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे आप ठीक और बहुत ही की कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कैसे सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो एक बार हम आपको टोटल डिटेल्स दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। ATS ATS मेगा टेस्ट। अब आपको बताया था सर जो ये ATS मेगा टेस्ट है ये फर्स्ट हम लोगों ने लास्ट संडे कंडक्ट किया था, 4 मई को किया था, है ना। अब आपको पता है सर कि इसमें जो मैंने टेस्ट फर्स्ट में जो मैंने इनको इन्फॉर्मेशन दी थी क्लास में कि सर 2 चैप्टर्स हम लोग बेसिकली इसमें आपसे पूछ रहे हैं, और वो भी 2 चैप्टर्स की कुछ स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को हम स्टडी करने के लिए आपको बोले हुए थे। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को बोलना था जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक तो सॉल्यूशंस, दूसरा मैंने आपको बताया था बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 2 चैप्टर्स थे जिनसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 25 थे बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 थे। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि 25 क्वेश्चन में जो करेक्ट अटेम्प्ट करेगा बेटा उसको +1 मार्क्स मिलेंगे, और जो उसको इनकरेक्ट अटेम्प्ट कर देगा, बाय द वे वो क्वेश्चन उसका इनकरेक्ट हो गया तो माइनस पॉइंट नेगेटिव मार्किंग भी था, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझ के चलना है बेटा, नेगेटिव मार्किंग और पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं वैसे तो 0.25 का हम लोग जनरली जानते हैं कि जो नीट एंड जेईई एग्ज़ाम में हम लोग को माइनस मार्किंग होता है, बट हम थोड़ा सा लेवल उसका इंक्रीज़ किए थे बिकॉज ऑफ आपको अपनी कंसिस्टेंसी पे भरोसा रखना है। ठीक है बेटा, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, आपको कभी भी एज्यूम करके या 50-50 चांस नहीं लेने हैं। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है तो पूरे 100% एफिशिएंसी के साथ अटेम्प्ट करना, अदरवाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करना, छोड़ दो। ठीक है, छोड़ना बेटर होगा। अटेम्प्ट इस बेसिस पे करना कि यार 50% वो करेक्ट होगा, 50% इनकरेक्ट होगा, तो मतलब समझ लो कि कंप्लीटली आपने अपना लॉस किया हुआ है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके।
तो इस बेसिस पे मैंने उसको 0.5 कर दिया कि बच्चा चाहते भी अगर चाहने मतलब दिल भी करता है एक बार इसको अटेम्प्ट करने का तो नहीं कर पाओगे क्योंकि परसेंटेज आपका नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा है, 50% है। तो इस रीज़न से बेटा। तो चलो यार, एक बार मैं आपको सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर चैप्टर का बेसिक्स का इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब आज हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सभी लोग पेपर फटाफट से हार्ड कॉपी जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ था पेपर का उसको निकाल दो। क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हैं बेटा, रीड करके फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक हमने बोला केमिस्ट्री में ही हम लोग देखेंगे, केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो मैंने आपको केमिस्ट्री का कराया था उसको हम लोग देख रहे हैं टीएस का। तो देखो बेटा, 1 to 1 क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और क्वेश्चंस को रीड करूँगा, देन फिर मैं आपको यहाँ पे उसके आंसर्स को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग फर्स्ट आंसर की बात करें, इसकी बात करें, फर्स्ट आंसर की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉरी। तो देखो, डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन। आपको पता है सर, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। सॉल्यूशंस का क्या निकालना है बेटा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। और आपसे बोल रहे हैं इसको तो आपको कैलकुलेट करना है। और सेकेंड बोल रहे हैं 1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन, मीन ये है कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया? 1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ NaCl, मीन सोल्यूट दिया हुआ है NaCl, सोल्यूट दीज आर द NaCl है। एंड एज्यूमिंग कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, और ये जो सोल्यूट है इसको हमने ये एज्यूम कर लिया, एज्यूमिंग कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, कम्प्लीटली डिसोसिएटेड मीन ये कम्प्लीटली क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। कम्प्लीटली डिसोसिएटेड मीन ये कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा है। मीन अगर हम लोग NaCl को कम्प्लीटली आयनाइज करते हैं बेटा तो Na प्लस एंड Cl नेगेटिव में आ जाएगा, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव आ जाएगा, कम्प्लीटली आयनाइज हो गया। और फर्दर इसमें कह रहा है गिवन Kb, Kb भी गिवन है, Kb फॉर वाटर, वाटर के लिए Kb वैल्यू कितना है? 0.512 कैल्विन केजी, कैल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है बेटा। ये आपको गिवन है, कैल्विन केजी मोल इनवर्स, केबी वैल्यू गिवन है। और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर वाटर भी दिया हुआ है, केबी का भी बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, केबी नॉट जिसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, वाटर मीन H2O का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, दिस आर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो यार, ये तो मैंने आपको क्वेश्चंस बताया। अब इस क्वेश्चन में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ के चलना है सर। इस क्वेश्चन में देखना है कि देखो, मैंने आपको बताया कि सर 3 ऐसे पॉइंट्स जिनको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल दें, तो आप इसको रेगुलर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं मूल मंत्र। इस मंत्र को ना जब तुम बार बार रीड कर लोगे ना तो तुमको एक ट्रिक मेथड ऑब्जर्व हो जाएगा कि इस बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करें। फॉर एग्जांपल, मैंने पहला पॉइंट लिखा बेटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर इसको एरेज भी कर दूंगा। फर्स्ट पॉइंट था, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन। जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ये आपको समझना है। सेकंड पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर कॉल्ड, अगर मान लो आपने इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट की, ठीक है, तो इसमें बोलते हैं सेकंड पॉइंट इज हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। जो आपको हेल्पफुल है उसको नोट करो, वो है हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। एंड थर्ड पॉइंट, हाउ टू सॉल्व, फिर ये सोचो कि ये कैसे सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स मैंने बताए बेटे, इन तीनों पॉइंट्स का बहुत ही यूज है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन जो आप देख रहे हो उसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सेकेंड पॉइंट, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, और वो जो हेल्पफुल है उनको समझो। एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और फिर उसको आप कैसे सॉल्व करते हो ये चीज़ आपको समझना है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए, ठीक है। ये तो बेसिक्स है, ठीक है, जो कि मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया, ये क्या है बेटा? बेसिक्स है, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेटा। देखो, मैंने बोला कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलार NaCl का, जो एज्यूम कर रहे हो कि जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा है बेटा। सेकेंड पॉइंट,
केवी वैल्यू गिवन है, थर्ड पॉइंट प्योर बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है वाटर का विच इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो देखो बेसिकली इन दिस केस अगर मैं बात करूं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, और आपको ये भी पता है कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसॉल्व किया हुआ है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा है, कम्प्लीटली आयनाइज दिस मीन्स दैट कि ये 100% Na प्लस और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ठीक है। तो देखो अब मुझे पता है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा डेल्टा टीबी, मतलब अकॉर्डिंग टू elevation of boiling point, elevation of boiling point, boiling point delta TB is equal to KB into M, but I is also including in this formula because of कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको प्योर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करना है। बट अगर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो रहा है या फिर एसोसिएट हो रहा है बेटा, तो वहाँ पे आई वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं, तब जा करके वो एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर पाते, एलिवेशन ऑफ एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। बिकॉज ऑफ ये जो फॉर्मूला है इसको मैंने बोला था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटेड टू वन ऑफ फैक्टर्स, कि अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को वन ऑफ फैक्टर से रिलेट करोगे तो डेल्टा टी बी इक्वल होगा व्हेन आई मल्टीप्लाई करोगे I इंटू के बी इंटू एम से। तो यू नो अबाउट दैट आई यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो ये आपका पता है कि कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा है, तो आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, तो यू नो कि नंबर ऑफ आयंस 2 है, इन 2 आयंस में ये ब्रेक हो रहा है, Na प्लस और Cl नेगेटिव, आई की वैल्यू क्या होगी n हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आई की वैल्यू तो n मिल गई, अब यहाँ पे सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 2 इंटू के बी कितना है बेटा 0.512, ठीक है, इंटू एम इज द मोलार कितने हैं सर 1 है, मीन मोलालिटी है, और यहाँ से डेल्टा टी भी कैलकुलेट करो फटाफट। तो वी गेट 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मीन 1024 डिग्री सेल्सियस, these are the delta T। अब बेटा therefore we know that delta TB is equal to TB minus TB naught, mean boiling points of solvent minus pure boiling points of solution minus pure boiling points of solvent। तो TB कितना है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी TB तो निकालना है बेटे, TB निकालना है, TB नॉट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपको पता है कि डेल्टा TB विच इज 1.024, ठीक है, तो इज इक्वल टू TB माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, 100 को इधर ले आओ बेटा, तो 1.024 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू TB हो गया, इसमें कोई डाउट। अब इन दोनों का सम कर लो, तो सम करोगे तो क्या आएगा 101.024 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है बेटा TB है, इसको हम क्या बोलेंगे TB बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो आंसर फर्स्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इसका है बेटा, करेक्ट ऑप्शन बी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है ये तो हम सबको पता लग गया, ठीक है, लेकिन हमने सॉल्व कैसे किया, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेट करना था सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन मोलैलिटी दिया हुआ था 1 मोलार, केवी गिवन था, प्योर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर गिवन है, आपको पता है कि सर प्योर बॉइलिंग पॉइंट्स वाटर गिवन है, केवी गिवन है, एम गिवन है, आई ऑलरेडी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लिए, तो यहाँ से हम लोगों ने डेल्टा टीवी कैलकुलेट किया, और डेल्टा टीवी अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो दीज आर कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो NaCl को डिजॉल्व करने पे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ वो हमने कैलकुलेट किया, मीन डेल्टा टीवी चेंज कैलकुलेट किया। अब डेल्टा टीवी अगर हम लोगों ने चेंज कैलकुलेट कर लिया तो वी गेट TB माइनस TB नॉट, यहाँ पे आपको पता है कि सॉल्वेंट जो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्वेंट होता है डेल्टा TB, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर देंगे सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट्स, तो डेल्टा TB आएगा, और डेल्टा TB की वैल्यू 1.024 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट, इसको हमने यहाँ रखा TB माइनस 100 करके इधर सम कर दिया, तो वी गेट 101.024 डिग्री सेल्सियस। तो दीज आर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सॉल्व किया बेटा। अब आ जाओ
क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बेटा दोबारा से आप लोगों को रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे बता दिया तो बस हो गया। ठीक है, देखना भी है वीडियो, और वीडियो को देखने के बाद, लेक्चर अटेंड करने के बाद खुद भी इसको आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सेकेंड के। क्वेश्चन सेकेंड रीड आउट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन सेकेंड है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मीन अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है जिसमें आपने ग्लूकोज का अमाउंट कितना लिया हुआ, 18 ग्राम। ठीक है, इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। ग्लूकोज का अमाउंट 18 ग्राम है और वाटर का अमाउंट कितना है, 180 ग्राम ऑफ वाटर है। कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब आपको कैलकुलेट करना है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज भी गिवन है विच इज 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो चलो मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया, एक बार आप भी रीड कर लो। अब फटाफट से जो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है वो गिवन दैट करके लिखो फटाफट से, सभी लोग नोट करो। गिवन दैट, क्या गिवन दैट है भाई? पहला गिवन दैट है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मीन सोल्यूट गिवन है, सोल्यूट का जो मास है, सोल्यूट यहाँ पे क्या लिया, ग्लूकोज लिया, C12H22O11 ग्लूकोज है। इस सोल्यूट का मास कितना है बेटा, WB कितना है, 6 ग्राम, सॉरी 18 ग्राम, 6 ग्राम 18 ग्राम है। ठीक है, एंड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर सॉल्वेंट है, वाटर आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है, तो वाटर को आपने सॉल्वेंट के फॉर्म लिया है जो कि कितने ग्राम में, 18 ग्राम को डिसॉल्व कर रहे हैं, 180 ग्राम में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब आपको जो कैलकुलेट करने का पार्ट है बेटा, कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, दिस आर कॉल्ड RLVP। RLVP को आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, और इसमें फर्दर एक छोटा सा पॉइंट और भी है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, MB, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है बेटा विच इज 180 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है, तो मोलर मास ऑफ वाटर भी आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोलिकुलर फार्मूला, H2O के थ्रू 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो बेटा कि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नॉर्मल रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे जो बेसिकली क्या होता है जिसमें हम लोग आई वैल्यू यूज करते हैं। तो नहीं, यहाँ पे आई वैल्यू वाला वेंट ऑफ फैक्टर के साथ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं देखते, यहाँ पे हम लोग को नॉर्मली रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यूज करना है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर RLVP का फॉर्मूला क्या होता है, PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाई PA0। मीन जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है उसमें जैसे ही आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो। इसलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि PA0 माइनस P अपॉन PA0 इज इक्वल टू KIV। वो किसकी इक्विवेलेंट होता है बेटा, KIV। KIV इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB हो जाएगा। ये फॉर्मूला समझ आया, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB होगा। अब आपको पता है सर कि हम लोग को NB पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, गिवन मास विच इज WB अपॉन मोलर मास विच इज MB। तो WB इज 18 ग्राम डिवाइड बाई 180 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करो, वी गेट 1/10 या फिर 0.1 मोल आ जाएगा, 0.1 मोल, ये NB आ गया। सिमिलरली Na कैलकुलेट करो सर, तो Na के अकॉर्डिंगली WA अपॉन MA हो गया बेटा। WA कितना है, 180 ग्राम डिवाइड बाई 18 ग्राम पर मोल, और ये भी हो गया 180, तो 10 मोल आ जाएगा। 10 मोल, these are the number of moles of solute. 0.1 मोल, these are the number of moles of solvent है, ये solute है। पुट करो फॉर्मूले में फटाफट से, NB 0.1 डिवाइडेड बाई Na प्लस NB मीन 10 प्लस 0.1, सॉल्व कर बेटा, तो 0.1 डिवाइड बाई 10.1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 1 डिवाइड बाई 101, तो विच आर 0.1
एक जीरो और आएगा 0.01 अप्रॉक्स 0.01 मीन देयरफॉर पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट is equal to 0.01. These are the relative loading vapor pressure. ये क्या हम लोग का relative loading vapor pressure, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस बेसिस पे कर चुके जिसमें मैंने आपको बताया था, जिसके बेसिस पे हम रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर कैलकुलेट। तो क्वेश्चन सेकंड में अगर मैं आंसर्स की बात करूँ तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर हो गया? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? तो चलो, अगर कोई डाउट नहीं है तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, एक बार पॉज करके इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर आ जाओ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, थर्ड पे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन थर्ड हमारा बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा रीड करना है प्रॉपर। अगर आप उसको रीड कर पाते हो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड करते हैं बेटा सॉल्व। क्वेश्चन थर्ड क्या है? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0 पॉइंट। अब सुनना जनाब, आपको कैलकुलेट करना है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स पाई कैलकुलेट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, पाई कैलकुलेट करना है। आपको बोल रहे हैं वो भी जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है विच इज 0.01 m। ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.01 कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ऑफ यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है NH2CO NH2। ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का NH2CO NH2, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन गिवन है सर यूरिया का, और यहाँ पे ये भी गिवन है कि सर जो इसका R वैल्यू है विच इज 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आर वैल्यू भी गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऑप्शन रीड कर रहे हो, आ जाओ करते हैं सॉल्व मिल करके। देखो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम लोग आंसर कर रहे हैं। ये हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ यूरिया का और आर वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हम लोग को और इसमें टाइम टेम्परेचर भी एक्चुअली यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है 300 आ जाएगा, इसको कैल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 + 27 कर दोगे तो वी गेट 300 कैल्विन। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू कैलकुलेट करें तो क्या फॉर्मूला होता है? CRE, C इज द कॉन्सेंट्रेशन, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? 0.01 into R is the Rydberg constant, gas constant 0.0821 into temperature which is 300 Kelvin, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट, देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01 है, इंटू 300 करोगे तो बेटा आएगा आपका 3 इंटू 0.0821। मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, दिस इज इम्प्लाइज दैट 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 4 डिजिट पे डेसिमल लगाए तो 0.2463 एटीएम आएगा। दिस आर द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है था ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपने डायरेक्टली जो गिवन दैट थे, जो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन थे क्वेश्चंस के थ्रू, उसको लेके आपने और फिर डायरेक्टली आपने ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ किया, पाई इक्वल टू CRT, देन वी गेट द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। आपको आंसर मिल गया, बहुत ही सिंपल था। एनी डाउट क्लास 12? बहुत ही सिंपल है ना। तो मैं ऑलवेज ये बात बोलता हूँ क्लास में कि देखो, कुछ करना आपके लिए हार्ड नहीं है। मतलब अगर आप कुछ अपने दिमाग में सोचते हो कि यार नहीं मुझे जेई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा डेडिकेशन रिक्वायर्ड होगा। डेडिकेशन अगर है तो यू कैन डू इट ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। ये से क्वेश्चंस तो 2 मिनट में हो जाएंगे, बिलीव करो, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए आपको डेडिकेशन चाहिए होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व, और ऐसे न्यूमेरिकल्स आके जिसमें बस आप पॉइंट रखते जाओगे, कॉन्सेप्ट सॉल्व करते जाओगे, अपने आप फॉर्मूला बनता जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व होता जाएगा, एंड में आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कार्ड था बेटा, फिर मैंने आपको क्लियर किया। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन फोर्थ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 देखो बेटा, क्वेश्चन 4 को रीड आउट कर रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 4, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आंसर्स की बात करेंगे अभी, पहले रीड करते हैं क्वेश्चन।
Which colligative property is most suitable for determining the molar mass of polymer? आपको बताना है कि सर most appropriate colligative property which are suitable for the calculation of molar molecular mass of polymer. तो मैंने आपको बताया कि बेटा आपको molecular mass कैलकुलेट करना है, molecular mass of polymers. पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने, इसके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने बेटे, पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने। तो मैंने बोला था कि जो पॉलीमर्स होते हैं बेटे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे लाई करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं या प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। मीन अगर हायर टेम्परेचर दे दोगे तो फिर वो पॉलीमर्स फॉर्म में नहीं होगी, वो डिसोसिएट हो जाएगी, ठीक है। तो पॉलीमर फॉर्म में अगर हम देख रहे हैं उनको, तो उनका मॉलिक्यूलर मास आपको नॉर्मल टेम्परेचर भी कंसीडर करना पड़ता है। और पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर विच आर डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी पे डिपेंड करते हैं ना, बिकॉज वो टेम्परेचर डिपेंडेंट करते हैं। तो इसलिए आपको पता है कि सर ऑस्मोटिक प्रेशर के हेल्प के थ्रू हम लोग किसी भी पॉलीमर कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ना, नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन 4 था, ये क्वेश्चन 5 है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर क्वेश्चन 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 को स्टार्ट करें, क्वेश्चन 5 के आंसर्स को देखेंगे। अब नहीं भैया, क्वेश्चन 5 रीड कर रहा हूँ, आप लोग भी रीड करो फटाफट से। 0.1 m solution of K2SO4 has freezing point of डिप्रेशन ऑफ 0.37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर लेट करो कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट है, 0.1 m K2SO4 है। अब आपसे कह रहे हैं सर इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मीन डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिया हुआ है, डेल्टा TF कितना गिवन है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन विच इज 0.372 डिग्री सेल्सियस, 0.372 डिग्री सेल्सियस। अब आपको कह रहा है कि सर कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर्स, ओके। वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए बोला है बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर आई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब आई कैलकुलेट करना है बेटा, डेल्टा TF दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेट 0.1 दिया हुआ है, ठीक है। आई वैल्यू कैलकुलेट करना है और इसमें TF भी गिवन है, TF दिया हुआ है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स, केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली देखो, अब इसमें जो भी गिवन दैट है बेटा, ये तो आपके फ्रंट में, ये सामने है, क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? तो देखो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, डेल्टा TF दिया हुआ है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी हाँ, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दिया 0.37, लेफ्ट जाना बेटर देखिएगा, 0.372 डिग्री सेल्सियस दिया, वन का फैक्टर आई दिया हुआ है और TF दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल गिवन है, ठीक है। अब आपको पता है सर कि अगर हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, हमको आई कैलकुलेट करना है, तो हम लोग वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, डिप्रेशन रिलेटिव वेंट ऑफ फैक्टर, रिलेशन ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वेंट ऑफ फैक्टर के साथ रिलेशन था, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF इंटू एम, आई KF इंटू एम। आई की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, डेल्टा TF ऑलरेडी दिया है 0.372 इज इक्वल टू आई इंटू KF कितना है, KF विच इज 1.86 into m is the molarity which is 0.1, तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा I into 0.186 is equal to 0.37, तो I को इक्वेट करना है तो 0.372 डिवाइडेड बाई 0.186 इज इक्वल टू I होगा, और इसी को लिख सकते हैं 372 डिवाइड बाई 186, मैं डिवाइड कर दो 186 1 जा 186 186 टू जा 372, आई वैल्यू कितना आ गया
हुआ। तो मीन अगर हम लोग को डिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ था, कॉन्संट्रेशन दिया था, एफ वैल्यू गिवन है, तो डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करके वी कैन इजीली कैलकुलेट आई वैल्यूज। ठीक है, हम लोग आई वैल्यूज को क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन 5th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी है। फटाफट इसको नोट डाउन कर दो। अब आ जाओ यार, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। इसको इरेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन 6 आपको पता है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मीन देखो क्वेश्चन 6 का आंसर हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन 6 का आंसर करेंगे, a solution containing 5 gram non-volatile solute mean WB is non-volatile solute। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको ऑलरेडी पता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो इवापोरेट नहीं होंगे, दिस आर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और इसका मास कितना है बेटा, 5 ग्राम। ठीक है, अब फर्दर कर रहा है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इसको हमने डिजॉल्व कितने ग्राम में किया, 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व कर दिया। अब आपको कह रहे हैं कि हैज़ अ वेपर प्रेशर, मीन जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, हैज़ अ वेपर प्रेशर 740 mm ऑफ Hg, 740 mm ऑफ Hg, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है एट 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। फर्दर रीड करो फर्स्ट टर्म, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर। मीन अगर मैं प्योर वाटर को इसी टेम्परेचर पे ले रहा हूँ, उस केस में इसका जो वेपर प्रेशर है नेचर 760 mm ऑफ Hg एट सेम टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलर मास, मीन आपको सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है, एम भी कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है कि आपने 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, तो इट्स वेपर प्रेशर lower due to non-volatile solute dissolved in the volatile solvent 740 and pure water का जो वेपर प्रेशर था वो 760 है ना। तो देखो अब डायरेक्टली इसमें हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू RLVP, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नॉट इज इक्वल टू काई भी बेटा। अब आपको पता है सर, यहाँ से हम लोग काई भी इक्वेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ PA नॉट एंड PA। PA कितना है बेटा 740 एंड PA नॉट कितना है 760, तो 760 माइनस 740 डिवाइडेड बाई 760 इज इक्वल टू काई बी। और काई बी में हम लोग को पता है सर वाटर है, तो इसके तो मोल्स को नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि मोलर मास तो कैलकुलेट करना है, बट हम लोग सॉल्वेंट की मोलर मास को, क्योंकि जो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है उनको हम कैलकुलेट करके चलेंगे, जिसमें कि इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए। तो WA अपॉन MA कर दिया हमने। WA इज द 100 ग्राम गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई MA विच इज 18 ग्राम, 18 ग्राम पर मोल कर दिया आपने। और 100 ग्राम को 18 से डिवाइड करोगे तो वी गेट 5.5 मोल्स। कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जो बहुत ही सिंपल होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है कि 1000 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो 55.5 आएगा, तो 100 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा, है ना। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मोल्स। तो NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB ऐसा लिख सकते हैं बेटा। और यहाँ पे फिर हम लोग को पता है कि 720 माइनस 760 माइनस करेंगे 720 को, तो वी गेट 20 डिवाइड बाई 760। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको जब आपको सॉल्व करना है, इस पॉइंट को सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आई डोंट नो, डिवाइड बाई Na विच इज 5.5 प्लस NB, ऐसा हमने लिख दिया। अब आपको पता है 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो
2 डिवाइड बाई 76, इसको और सिंपल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा 16 हो जाएगा। एंड फिर ये हो जाएगा NV डिवाइडेड बाई 5.5 प्लस NV हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 5.5 प्लस NV इज इक्वल टू 38 NV। ऐसा आएगा, NV को इधर ले आओ तो 5.5 इज इक्वल टू 38 NV माइनस NV। NV हमने कॉमन ले लिया, तो बेटा जब आप NV कॉमन ले लोगे तो NV कॉमन लेने पे रिमेनिंग क्या बचेगा, 38 माइनस 1 वी गेट 37। 5.5 अब ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 5.5 डिवाइड बाई 37 इज इक्वल टू 37 इज इक्वल टू NV। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेसिमल यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, इज इक्वल टू NV, डेसिमल रिप्लेस होगा तो ये होगा 55 डिवाइड बाई 370 इज इक्वल टू NV। ओवरऑल इसको सॉल्व करोगे मतलब 0.144 समथिंग करके आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग लेंगे 0.15 NV हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू NV हो जाएगा। तो हम लोगों ने NV कैलकुलेट कर लिया। तो थर्ड में देखो NV इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, हम लोग को सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो MV इज इक्वल टू WB अपॉन NV, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को ऑलवेज B से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जब भी हम सॉल्व करेंगे तो सोल्यूट को B से कंसीडर करेंगे और सॉल्वेंट को A से कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। तो NV की वैल्यू हम लोग को मिल गई 0.15, और सर ऑलरेडी जो आपको WB गिवन था वो 5 गिवन था। ठीक है, 5 गिवन था। अब इसको कर लो सॉल्व, तो इसमें हो जाएगा 1500 डिवाइड बाई 15, 500 डिवाइड बाई 15, तो वी गेट 60 ग्राम पर, नहीं 60 थोड़ी आएगा, एक बार चेक करो कितना आ रहा है, कितना आएगा, 33 आएगा, 33.3 ग्राम पर मोल। तो 33 ग्राम पर मोल आ गया। तो इसमें देखो ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा 18 ग्राम पर मोल, 36 ग्राम पर मोल, 72 ग्राम पर मोल और 90 ग्राम पर मोल। तो मीन 33.3 ग्राम राउंड ऑफ हो रहा है, 36 का अप्रॉक्स आ रहा है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 33.36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे केस में इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखते चलना है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या क्या गिवन है मैंने उसको लिखा बेटा इसमें, और फिर ये सारी कैलकुलेशन मैंने रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो यार। अब देखो क्वेश्चन 6 के बाद हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन 7। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 7 रीड करेंगे, क्वेश्चन 7 रीड करेंगे एंड देन फिर क्वेश्चन 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है और की कॉन्सेप्ट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, कि आप की कॉन्सेप्ट पे जब तक फोकस नहीं करोगे तब तक आपका ये जो बेसिक्स न्यूमेरिकल्स है ना, क्योंकि मैंने जो ये ATS मेगा टेस्ट लिया हुआ है इसमें लेवल 1 रखा है। अभी जैसे जैसे हम लोग मंथ नेक्स्ट मंथ, अभी तो फर्स्ट मंथ का ये था, नेक्स्ट मंथ इसके बाद नेक्स्ट मंथ, जैसे तीसरे मंथ में, फोर्थ मंथ में, फिफ्थ मंथ में, ऐसे हम लोग कंटिन्यू पेपर्स लेते रहेंगे। तो वहाँ पे आप देखना कि लेवल्स बढ़ जाएगा, जो कॉन्सेप्ट का लेवल है वो इंक्रीज कर देंगे, और उस केस में वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको और ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, इसलिए आप बेसिक से पहले चीज़ों को क्लियर करते हुए चलो। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन 6 हो गया हमारा। अब आ जाओ क्वेश्चन 7 में, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फटाफट से आप लोग क्वेश्चन 7 रीड करो, फिर मुझे बताना कि मैं इस पॉइंट को समझ पा रहा हूँ या नहीं। फटाफट से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन 7 करना है सॉल्व आपको। क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन 7 क्या है बेटा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो मैंने आपको बोला कि आपने हेनरीज लॉ पढ़ा है,
हाँ, आई होप मैंने क्लास में कराया तो सबने पढ़ा होगा। तो हेनरीज लॉ में मैंने 3 स्टेटमेंट्स बताए थे बेटे। एक, P external is directly proportional to mole fraction of gas. Second, M is directly proportional to P external. And next था S1 is directly proportional to P external. इसमें हम आपको बोलते हैं कि जो पार्शियल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, हेनरीज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? गैस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas in liquid. अगर आपको गैस को लिक्विड में रिजॉल्व करना है तो वी आर यूजिंग Henry's law statement. According to first statement, when external pressure exerted on the surface of gas molecule, the number of mole fraction of gas molecule converted into liquid. ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे उतने मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस कन्वर्ट होंगे लिक्विड में। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको गैस का अमाउंट जो मास में गिवन है तो वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना ज़्यादा मास आपका गैस पार्टिकल का प्रेजेंट होगा उतना प्रेशर आप एक्सर्ट करोगे तो फिर वो कन्वर्ट होगा। और ये कॉन्सेप्ट था बेटा सॉलिबिलिटी का। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगा जब प्रेशर इंक्रीज करोगे। तो इसमें आपको फॉर्मूला कंप्लीटली अगर हम डिराइव करें तो P external is equal to KH into मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये पहला फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला है M इज इक्वल टू KH इंटू P एक्सटर्नल बेटा। और नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर हम लोग दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की बात की कि अगर मान लो इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी इतनी है, मीन इतना ग्राम इतने लीटर में डिजॉल्व होता है। सेकेंड केस में अगर मान लो 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया तो सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ इक्वेशन। इट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ इक्वेशन। इसको हेनरीज लॉ इक्वेशन बोलते हैं। S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये सब बेटे जो मैं बता रहा हूँ ये जेईई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आपको पता है कि गैस को अगर आप लिक्विड में रिजॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे टेम्परेचर यूजफुल नहीं होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, बिकॉज ऑफ रिवर्स प्रोसेस होगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, ना कि गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, है ना। तो इसलिए आपको पहला ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन प्रेशर है, थर्ड ऑप्शन वॉल्यूम है, डी ऑप्शन डेंसिटी है ना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो बी है, विच इज प्रेशर। क्या होगा? प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है? राहुल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर। देखो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन समझना। राहुल्स लॉ इज एप्लीकेबल। तो राउट लॉ क्या था? मैंने आपको बताया था सर, राउट लॉ के अकॉर्डिंगली व्हेन एनी गैस, एनी लिक्विड विच इज वोलेटाइल, ठीक है, तो volatile liquids converted into vapor, ठीक है, and in the form of vapor they easily exerted a pressure, they can be easily exerted a pressure। प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लिक्विड्स पार्टिकल वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो प्रेशर के इनकी अकॉर्डिंगली था कि जो भी कंपोनेंट है, चाहे वो कंपोनेंट सॉल्यूट का हो या सॉल्वेंट का हो, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है बेटा विच इज इक्वलिंग टू द प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर के लिक्विड में कन्वर्ट होंगे कंपोनेंट्स के, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा। ये था राउस लॉ का स्टेटमेंट। ठीक है, ये अगर मान लो सॉल्वेंट के लिए मैंने लिखा तो पी इक्वल टू पी नॉट काई बी, और सोल्यूट के लिए लिखेंगे तो पी बी नॉट काई बी लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट क्या है कि सर Raoult's law is applicable for which types of solution: ideal solution, non-ideal solution, colloidal solution and supersaturated solutions। तो मैंने आपको बताया कि this law is only applicable for ideal solution, mean in which the solution, the interaction of solute and solvent is equal to solvent solvent and solute solute। ठीक है, ये इसलिए इस पर्टिकुलर लॉ, ये जो पर्टिकुलर राउल्स लॉ है, ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल क्यों है?
कि जो इंटरेक्शन सोल्यूट सॉल्वेंट में होगा बेटा वही इंटरेक्शन आपके सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सोल्यूट के साथ होगा, ठीक है। दैट इज राइट, ठीक है, अंडरस्टूड। तो मीन ये क्वेश्चन भी करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 पे मैंने बताया सर हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखो आपको समझना है कि कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं, उन एग्जाम्पल में प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, मीन जिनमें इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट का एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट का कॉमन होता है, ठीक है, समझ गए। तो उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखना प्लीज फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार देखेंगे। क्वेश्चन 9 का आंसर देखो क्या होगा। देखो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है बेंजीन एंड टॉल्यूइन। फर्स्ट एग्जांपल बेंजीन एंड टॉल्यूइन है। सेकंड एग्जांपल है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। थर्ड एग्जांपल है एथेनॉल एंड वाटर। फोर्थ एग्जांपल है एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। सब लोग देख रहे हो ना जो मैंने टेस्ट भेजा हुआ है। तो एक बार फटाफट से देखो बेंजीन एंड टॉल्यूइन बेटा। देखो बेंजीन एंड टॉल्यूइन ये एग्जांपल है, बेंजीन एंड टॉल्यूइन दीज आर द एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। बाकी जो थर्ड है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये बेटा आपका पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल है। एथेनॉल एंड वाटर ये भी पॉजिटिव डेविएशन है। एंड एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड ये नेगेटिव डेविएशन है। तो इसमें हम लोग को आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। देखो पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि मैंने देखा कि जो राउल्स लॉ था, राउल्स लॉ देयर आर क्लासिफाइड टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन में जो ए इंटरेक्शन होगा दिस आर इक्विवेलेंट टू बी इंटरेक्शन, दिस आर इक्विवेलेंट टू ए इंटरेक्शन। But in case of non-ideal solution, there are two different types of solution is possible in this case because of non-ideal solution does not obey Raoult's law. Non-ideal solution does not obey Raoult's law. ये Raoult's law को obey नहीं कर सकता सर। तो अगर ये obey नहीं करेगा तो इसमें दो टाइप के solutions फॉर्म होंगे, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ Raoult's law, डेविएशन ऑफ Raoult's law, and next and negative deviation of Raoult's law. Negative deviation of Raoult's law. ये दो टॉपिक है, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ Raoult's law एंड नेगेटिव डेविएशन ऑफ Raoult's law, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन में बेटा जो ए बी इंटरेक्शन होता है these are weaker as compared to AA interaction and BB interaction because of जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है वो वीकर होता है, मीन उसको डिसॉल्व करने पे वो सेपरेट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट। मैंने एक एग्जांपल इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया, मेथेनॉल, मेथेनॉल प्लस बेंजीन। मेथेनॉल और बेंजीन को जब आप डिसॉल्व करते हो तो दिस आर द टाइप्स ऑफ positive deviation. Or in case of negative deviation, AB interaction is greater than AA and BB interaction. बेटा यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, जैसे मैंने आपको बोला एसीटोन, एसीटोन प्लस एथेनॉल। एसीटोन एंड एथेनॉल जब वो सेपरेट होते हैं तो उसमें किसी भी टाइप की बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन जैसे आप इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में मिक्स करते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फॉर्म में, तो उसमें एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो इस रीजन से जो एज्यूमिंग वेपर प्रेशर होता है, जो एज्यूमिंग वेपर प्रेशर होता है उससे ग्रेटर देन वेपर प्रेशर आपके पॉजिटिव डेविएशन का होता है, ठीक है, कंपोनेंट का होता है। होना चाहिए पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट का ए, लेकिन वो ग्रेटर देन होता है। पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट का ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट का ए बी, ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। तो पॉजिटिव डेविएशन में बेटा आइडियल सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव डेविएशन के केस में अगर राउल्स लॉ की बात करें बेटा तो नॉट एप्लीकेबल होते हैं, और वहाँ पे ए इंटरेक्शन रिक्वर होता है एज कम्पेयर टू ए एंड ए बी इंटरेक्शन। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है
सेकेंड ऑप्शन में ए बी इंटरेक्शन वीकर है और थर्ड ऑप्शन में ए बी इंटरेक्शन इक्वल है, तो इक्वल मीन आइडियल। सी ऑप्शन आइडियल के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, ए ऑप्शन नॉन आइडियल के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ये नेगेटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए है। ठीक है, देन बेटा हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार फटाफट से नोट कर लो। नेक्स्ट फिर हम लोग क्वेश्चन 11 को स्टार्ट कर रहे हैं इन नेक्स्ट वीडियो। ये फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। अब आ जाओ क्वेश्चन 10 के बाद स्टार्ट करके क्वेश्चन 11 कंटिन्यू करना। ठीक है, फटाफट से देखोगे क्वेश्चन 11 फटाफट सॉल्व करेंगे यार। देखो क्वेश्चन 11 में मैंने आपको बताया कि सर क्वेश्चन 11 में क्या है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज। देखो कितना सिंपल नल्लो क्वेश्चन है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज। क्वेश्चन 11 का आंसर देखो, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी लीटर में होगा सॉल्यूशन। ठीक है, आई मीन इसमें जो ऑप्शंस गिवन है एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, फटाफट से उन ऑप्शंस को देखना। मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इनकरेक्ट है। ग्राम ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इनकरेक्ट है। ग्राम ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा ए है। ठीक है, क्वेश्चन 12 आ जाओ फटाफट से। देखो यार रात की 3 बज रहे हैं, 3:10 हो रहा है और मैं आपको लेक्चर बना के दे रहा हूँ इस रीजन से क्योंकि आप लोग पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो पढ़ना है बेटा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाओ क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। देखो अब यहाँ पे मैंने लेट करो दो डिफरेंट कंटेनर लिया, एक कंटेनर में हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फिल्ड है और दूसरे कंटेनर में लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फिल्ड है। फॉर एग्जांपल इन विच द कंटेनर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट, इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है, मीन यहाँ पे हमने सॉल्वेंट को लिया हुआ है बेटा, और इन विच द कंटेनर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है बेटे, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा तो हायर ही होगा, और इन दोनों को हमने एक बेसिकली मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया एसपीएम। और एसपीएम जो होता है बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये फिनॉल का बना होता है और इस फिनॉल की वजह से इसमें से प्योर वाटर सॉल्वेंट इजीली लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्शन में फ्लो कर। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट्स फ्रॉम lower concentration to lower concentration to lower concentration to higher concentration, higher concentration, lower concentration to higher concentration। ठीक है, इस कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इसी प्रोसेस को अगर मैं बोलूँ कि सर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्शन में जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है दिस आर नोन एज ऑस्मोसिस। और अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर प्रेशर अप्लाई करते हो तो स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसी को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 में अगर आप देखोगे तो आपसे बोल रहे हैं कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया डिफ्यूजन जो कि इनकरेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन में तो आपको गिवन है ऑस्मोसिस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है डायलिसिस, फोर्थ ऑप्शन गिवन है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। देखो सारी इंफॉर्मेशन मैंने ब्रीफली बता दी। अब आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन 13 को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन 13 देखो, क्वेश्चन 13 हम लोग का क्या है, क्वेश्चन 13 है
At 25 degree Celsius, the solubility of oxygen in water, mean temperature दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। मैं आंसर्स कर रहे हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दिया हुआ है सर। अब आपसे कह रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है दिस मीन्स S1 is what 1.38 मिलीग्राम पर लीटर। ये ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है वाटर में, ठीक है। पर लीटर वो 1.38 मिलीग्राम डिजॉल्व हो रहा है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उस केस में जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा 1 atm है, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन रीड करो। एट सेम टेम्परेचर मीन 27 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट एट सेम टेम्परेचर व्हाट विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। आपको बताना है ऐसा कि अगर मान लो इसी की सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी हो ऑक्सीजन इन वाटर, तो उस केस में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी जब आप इसका प्रेशर 2 atm कर दोगे। तो मैंने आपको बोला सर डायरेक्टली वी यूज द की कॉन्सेप्ट हेनरीज लॉ इक्वेशन। हेनरीज लॉ इक्वेशन क्या आता है सर? S1 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू व्हाट? P1 डिवाइड बाई P2, ठीक है। ये आपको पता है हेनरीज लॉ इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब P1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है सर 1 atm, P2 दिया हुआ है, S2 कैलकुलेट करना है, S1 गिवन है, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू फटाफट से। S1 विच इज 1.38 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो S2 इज इक्वल टू 1.38 into 2, so we get 8 to the 16, 1 carry, 3 to the 6, 1 7, 2 1 जा, तो 2.76 मिलीग्राम पर लीटर ये क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी आफ्टर इंक्रीजिंग प्रेशर 1 atm to 2 atm। ऑब्वियसली डबल हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर अगर आप डबल करोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन का क्या होगा? इंक्रीज होगा। आप नहीं भी इक्वेशन यूज करोगे तो डायरेक्टली भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इन 1 मिनट, है ना। सिंपल क्वेश्चन था। आ जाओ आगे चलते हैं। मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 2.76, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है 13 का। अब आ जाओ क्वेश्चन 14 करते हैं, ठीक है। इसको अरेंज कर दो, नोट कर लो फटाफट से, पॉज करके नोट कर सकते, पॉज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे देखेंगे यार। क्वेश्चन 14 का भी बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन 14 देखो। क्वेश्चन 14 में मैंने बताया कि अ सॉल्यूशन ऑफ 6 ग्राम यूरिया इन 100 ml ऑफ वाटर मीन मास ऑफ यूरिया। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन 16 है, ठीक है। क्वेश्चन 16 में आपको दिया हुआ है यूरिया का मास। क्या गिवन है बेटा? यूरिया का मास, ठीक है। अब देखो अगर यूरिया का मास गिवन है जो कि कितना है? 6 ग्राम है, इन हम लोग यहाँ पे W B इज इक्वल टू 6 ग्राम कंसिडर कर लें। और ये जो यूरिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर में जब हमने इसको डिजॉल्व किया तो वाटर का वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ था 100 ml। कितना वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा? 100 ml, ठीक है। अब वाटर में अगर आपने डिजॉल्व तो कर दिया और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया हुआ है 2.46 atm, ये इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा। और टेम्परेचर दिया हुआ है 227 डिग्री सेल्सियस मीन 300 केल्विन। इसको हम ले सकते हैं आसानी से, 300 केल्विन हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेट करना है MB मीन मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया का आपको क्या कैलकुलेट करना है सर? मोलर मास, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट और भी दिया हुआ है R वैल्यू मीन 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये पॉइंट है। तो देखो पाई इज इक्वल टू क्या होगा? CRT। C इज द कॉन्सेंट्रेशन, N/V, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन जो N/V होता है, तो N/V RT हो जाएगा जो पाई की इक्विवेलेंट है। अब मुझे यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने दो पहले। तो सोल्यूट का मोल्स निकालना है मीन बी कंपोनेंट का निकालना है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि आपको पता है 100 ml था। तो इसको लीटर में करोगे तो 0.0
1 लीटर हो जाएगा, है ना? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो सॉरी 0.1 लीटर हो जाएगा। तो 0.1 लीटर हो गया, ये 0.1 लीटर हो गया और आर की वैल्यू आपको दी हुई है 0.0821 इंटू 300 कैलविन और पाई कितना दिया हुआ है बेटा 2.64 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.264 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा एन डी इंटू, इसको करेंगे तो सर मल्टीप्लाई करोगे इसका तो 100 से कर दोगे वी गेट 8.21 और इंटू 3 कर दोगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 24.63 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ तो 0.264 डिवाइड बाई 24, कुछ तो गड़बड़ सा लग रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 8.21 हो गया बेटा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 0.264, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और ये भी आवर ओ सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे है 2.46, ये गलती होगी ना, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.246 आएगा। अब इसको डिवाइड करो तो 0.63 आ गया विच इज़ एन बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सर यहाँ पे देखो 2 डिजिट से पहले डेसिमल है तो 10⁻⁻² बाहर ले लोगे तो वी गेट 0.01 विच इज़ एन बी, ये आ गया 0.01 विच इज़ एन बी, ठीक है। इसको जब कैंसिल आउट करोगे नेक्स्ट स्टेप में आगे कंटिन्यू करते हैं सर। हम लोग को गिवन मास है मीन एन बी इज इक्वल टू गिवन मास है कितना है सर, गिवन मास 6 डिवाइडेड बाई मोलर मास एब्सोल्यूट, तो एम बी इज इक्वल टू इक्वेट करोगे तो 6 डिवाइडेड बाई एन बी आएगा, 6 डिवाइड बाई कर दोगे 0.1 के थ्रू, ये 0.1 आएगा मेरे ख्याल 0.1 है, को डिवाइड कर दोगे तो 60 ग्राम पर नहीं ये 0.1 आएगा और इसको 0.01 से करोगे डिवाइड तो अप्रॉक्स का आवरेज है जो मैंने बोला 0.1 ही आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 60 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये ऑप्शन था हम लोग का 14th में, ए ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सॉरी 16th है ना, 16th नहीं है 14th था ये, 14th का ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मैं डाउन कर लूँ इसको फटाफट से। अब आ जाओ हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 देखेंगे। क्वेश्चन 15 भी एज यूजुअल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इस पर फोकस करने वाला बात है। जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, फोकस ही आपका मेन पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन का देखो क्वेश्चन 15 में अगर हम बात करें बेटा तो ऑलरेडी वी नो दैट हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हमको पता है कैसे सॉल्व करना है बेटा। कैसे करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। आपको बताना है कि आपको कोई एक मिक्सचर दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि दीज आर द पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का ये पॉजिटिव डेविएशन है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो इसमें एग्जांपल है एसीटोन क्लोरोफॉर्म, नेगेटिव डेविएशन है। बेंजीन टॉलुइन आइडियल सॉल्यूशन है। एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड नेगेटिव डेविएशन है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, एथेनॉल प्लस वाटर, मीन दीज आर द पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ। क्वेश्चन 15 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 16 देखो,
क्वेश्चन 16 में कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, आपको कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी, सॉरी कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, कैपम कैलकुलेट करना है या इसी को हम बोल सकते हैं लैम्डा एम। मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। और इसमें बोल भी रहा है, गिवन दैट भी है, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि कॉन्सेंट्रेशन जिस भी सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का आपको कैलकुलेट करना है वो 0.01 कैपिटल एम गिवन है। नेक्स्ट ऑफ NaCl गिवन इट्स कंडक्टिविटी इज कापा इज, जो कंडक्टिविटी है वो गिवन है, कापा इज कंडक्टिविटी गिवन है बेटा 0. कंडक्टिविटी कितने 1.26 इंटू 10⁻⁻² कैपिटल सेंटीमीटर क्यूब। ये NCERT का क्वेश्चन है बेटा, देख लेना कैसे करोगे। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग को पता है, K इंटू 1000 डिवाइड बाई M, M इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो 1.26 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M, M इज द कॉन्सेंट्रेशन 0.01 हो जाएगा। देखो इसको हम अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊँ, 0.01 से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊँ तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना दिया हुआ है, -2 था ना, 0.01। इसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो 10⁻+2 हो जाएगा बेटा। तो 1.26 इंटू 10⁻, अच्छा ऐसा तो नहीं कि सेंटीमीटर वगैरह में दिया हो कुछ, नहीं सेंटीमीटर में दिया, मीटर में नहीं दिया, सेंटीमीटर में तो ठीक है ना। -2 इंटू 1000 हो जाएगा, तो बेटा एक 10 रिमेनिंग बचेगा, 1.26 इंटू 10 और ये ऊपर से जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये होगा 1.26 इंटू -1 रिमेनिंग बच रहा है ना, 1 था, 10⁻³ हो जाएगा। देखो एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। कंडक्टिविटी तो ठीक दी हुई है, इसका मोलर कंडक्टेंस जो होगा वो 0.01 नहीं होना चाहिए, उसका कंडक्टेंस होगा 1 होगा बेटा। इसको चेंज कर लेना प्लीज़ सब लोग, बाकी इसके मार्क्स मिल जाएंगे सबको कॉमनली। 0.1 m होना चाहिए, ठीक है, 0.1 m होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो इसको कर लो 0.1। अब सॉल्व करो, अब आ जाएगा क्वेश्चन। ऊपर ले जाओगे तो -1 प्लस हो जाएगा तो 1.26 और इंटू कर दिया तो 10 हुआ, इंटू 10⁻⁻1। इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो वी गेट, सॉल्व करके बताओ फटाफट से, सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट होगी, ये +2 हो जाएगा, ये +1 होगा। तो सॉल्व करेंगे तो 126 मीन 1.26 इंटू 100 तो 126 कैपिटल सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बहुत सिंपल है, बस इसमें एक वैल्यू रॉन्ग देने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.01 नहीं है, 0.1 है ना, ये ज़्यादा करेक्ट है। अब आ जाओ हम लोग 16th क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 16th हो गया सॉरी, 17th क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 16 का, ए ऑप्शन होगा, 126 ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ इसे मिले लें हम लोग, चलते बेटा 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे, 17th क्वेश्चन फटाफट से करो, 17, 18, 19, 20 फटाफट देखो। क्वेश्चन 17 में तो आपको पता है कोलराउस लॉ पे डिपेंडेंट है, तो सबको कोलराउस लॉ के बारे में तो इन्फॉर्मेशन क्लियर है बेटा। कोलराउस लॉ इज यूजफुल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो विद द सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयंस इन कैटायन एंड एनायंस, तो कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग को कैपएम इनफाइनाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होता है। अब गाइस आपको पता है कि गिवन क्या है, गिवन है कैपएम इनफाइनाइट Ba2+
which is 127 कैपिटल एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। एंड सेकंड जो कैप्टन इनफाइनाइट OH नेगेटिव गिवन है वो भी कितना गिवन है 198 कैपिटल एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करके बताना है सर, तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ कैप्टन इनफाइनाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब आप ब्रेक करोगे तो दे कैन बी डिसोसिएट इनटू Ba2 प्लस एंड 2 कैप्टन इनफाइनाइट OH नेगेटिव। यही मैं यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं बेटा कि जो यहाँ पे टाइम्स ऑफ OH ग्रुप है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे AlCl3 का लिखना है तो यहाँ पे Al3 प्लस 3Cl नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो विरियम का कितना दिया हुआ है 127 प्लस 2 इंटू 198 है ना, मल्टीप्लाई कर लो। 2 8 जा 16 1 कैरी, 2 8 जा 16 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19 1 आएगा, फिर 2 एंड जा 2 एंड 1 3 प्लस 1 2 7 सम कर लो बेटा, तो 7 6 13 3 9 11 9 2 11 11 1 12 3 and 1 4 5 523 कैपिटल है सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आना चाहिए आपका। चेक कर लो 523 कोई ऑप्शन है? हाँ बी ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? बी ऑप्शन होगा, तो 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। ये सॉल्व कर लिया ना, नोट डाउन कर लो फटाफट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे बेटा, क्वेश्चन रीड करो फटाफट से 18th क्वेश्चन, देन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 18 है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज मेजर्ड। हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो किस पर्टिकुलर बेस पे? टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन, द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशंस। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बता? सी ऑप्शन। ये बताता है कि सर कितने आयंस उस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, तो देखो गैल्वेनिक सेल में मैंने बताया था मतलब जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, जैसे मैंने जिंक और कॉपर का एग्जांपल लिया था, तो आपको पता होगा जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस और जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस, कॉपर 2 प्लस कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। ये एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ। तो जिस पर्टिकुलर पार्ट पे ऑक्सीडेशन होता है दीज आर कॉल्ड एनोड, और जिस पर्टिकुलर पार्ट पे रिडक्शन होता है बेटा उसको हम क्या बोल रहे थे? कैथोड। तो कैथोड और एनोड में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा एनोड टू कैथोड, मीन इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेंगे जिंक टू कॉपर, मीन एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है क्वेश्चन 3 का? क्वेश्चन 19 का बी ऑप्शन करेक्ट। अब क्वेश्चन 20 देखो फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन बिकॉज, देखो कैप्टन इंक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूट करते हो तो कैप्टन वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं? इंक्रीजेस। इसी को बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीजेस, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट करोगे, उतना इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है। पहला ऑप्शन है बेटा नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। नो, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो उस केस में कंडक्टिविटी
इंक्रीज होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कापा इंक्रीज होगा, मोलर कंडक्टिविटी नहीं, क्योंकि कापा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, उस केस पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, नो। इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस, हाँ। मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीजेस नहीं, इंक्रीजेस। मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, ठीक है। नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर हम 21 तक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा 21 to 25 क्वेश्चंस। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज गाइस इसको एक बार प्रॉपर नोट डाउन कर लो फटाफट से। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 21 to 25, ठीक है। देखो 21 की अगर हम लोग बात करें बेटा तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 21 का आंसर अगर हम लोग देख रहे हैं तो 21 का आंसर बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस डिपेंड्स ऑन, मीन यू नो कि अगर जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड्स अपॉन। तो बेटा देखो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। इसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है, सी टेम्परेचर है, ऑल ऑफ द अबव, इन डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कंडक्टेंस। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22 का आंसर अगर हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन 22 का आंसर देखेंगे। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl द गैस इवॉल्व एट एनोड। ऑब्वियसली अगर मान लो यार NaCl का इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें देखेंगे तो Na प्लस और Cl नेगेटिव, तो जो गैस इवॉल्व होगा वो Cl2 होगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 23 के आंसर्स की बात करेंगे बेटा, तो 23 में देखो, अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको मैनेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 23 देखना सभी, क्वेश्चन 23 देखो यार। क्वेश्चन 23 में क्या है? क्वेश्चन 23 कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 100 mmHg। प्योर बेंजीन का C6H6 का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो 100 mm ऑफ Hg है, ये प्योर वेपर प्रेशर है, ठीक है। अब a solution is prepared by dissolving 2 moles of non-volatile solute, and these are the non-volatile solute, ये non-volatile solute है। these are 2 moles, which is 2 moles, कितना moles है यार? 2 moles है। dissolving 18 moles of benzene ring, mean C6H6 जिसमें डिजॉल्व करें वो 18 मोल्स है, 18 मोल्स में डिजॉल्व कर रहे हो। कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो वही अकॉर्डिंग टू RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो PA0 माइनस PS डिवाइड बाई PA0 इज इक्वल टू 5, विच इज NV डिवाइडेड बाई Na प्लस NV। तो PA0 कितना है बेटा? 100 माइनस PS डिवाइड बाई 100। अब NV सर 2 मोल्स है, डिवाइड बाई 18 प्लस 2 विच इज 2/20, मीन ये हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 100 माइनस PS क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, 25 ज़ा 100, 5 to the 10, मीन 100 माइनस PS इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसको इधर ले जाओगे तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू
PS मीन PS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज दैट 90 mm ऑफ Hg। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा विच इज 90 mm ऑफ Hg। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सर? ए ऑप्शन इज करेक्ट, 90 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया सॉल्व। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 को करते हैं फटाफट से। इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन 24 देखो। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 के आंसर्स की बात करें तो कैसे करोगे? अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है PA विच इज 450 mm ऑफ Hg। ये 450 mm ऑफ Hg है, प्योर वेपर प्रेशर का, लिक्विड का वेपर प्रेशर है। एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ 700 mm ऑफ Hg। दोनों का प्योर वेपर प्रेशर गिवन है। एंड कह रहा है एट द सेम टेम्परेचर इफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, इफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है बेटा, तो B का आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस का ये करके। तो 1 माइनस 0.2 करोगे तो 0.8 है। B का मोल फ्रैक्शन ये है, A का मोल फ्रैक्शन ये है। अब आपसे कह रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर P टोटल कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू राउस लॉ, देयरफॉर राउस लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो P टोटल इज इक्वल टू बेटा PA नॉट इंटू काई ए प्लस PB नॉट इंटू काई बी होगा। तो PA कितना है सर? 450 इंटू काई ए विच इज 0.2 प्लस PB नॉट 700 इंटू काई बी 0.8 मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90.0 फर्स्ट में करेंगे तो 56.0 हो जाएगा। इसको सम कर लोगे तो 0.0969 और 6 कितना होगा 15, और फिर हम लोग 617 750। तो P टोटल आएगा mm ऑफ Hg। क्या ये करेक्ट है? देखो जरा चेक करो, ऑप्शन में है 750, 650 mm ऑफ Hg है, 750 नहीं है। तो कहीं कुछ रॉन्ग तो नहीं हो गया? देखते हैं। हाँ ना, रॉन्ग तो हो गया। तो ये सम करोगे तो ये आएगा 650 ना, 650 आएगा ना बेटा। ठीक है, गुड। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस पर्टिकुलर टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब थोड़ा खुश होकर के कर लो क्योंकि अभी ये लास्ट होने वाला है। फटाफट से, बहुत टाइम से तुम लोग को परेशान कर रहा हूँ। क्वेश्चन 25 लास्ट है। लास्ट देखो बेटा, लास्ट आपको पता है कि अ सॉल्यूशन टू वोलेटाइल लिक्विड E and B फॉलो राउट्स लॉ। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ A इज, A का वेपर प्रेशर दिया हुआ है बेटा 300 mm ऑफ Hg। A का वेपर प्रेशर दिया हुआ है एंड B का भी वेपर प्रेशर दिया हुआ है 500 mm ऑफ Hg। दोनों का वेपर प्रेशर गिवन है। If the mole fraction of A in the liquid phase is 0.6, A का कितना है सर? 0.6, तो B का कितना हो जाएगा? 1.5 है, 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं द वे टोटल ओके वेपर लिक्विड फेज इज इतना, मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर फेज। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है A का वेपर फेज में। तो देखो बेटा, इसकी आपको P टोटल चाहिए होगा। तो P टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है PA नॉट इंटू काई ए प्लस PB नॉट इंटू काई बी। सॉल्व कर डालो इसको। PA नॉट कितना है बेटा? 300। काई ए कितना है? 0.6। PB नॉट कितना है? 500 इंटू काई बी कितना है? 0.4। मल्टीप्लाई करो, 6 3 ज़ा 18, ये हो जाएगा 0.4
प्लस 5 4 जा 20, ये हो जाएगा, दोनों का सम कर लो तो 0 8 380 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब आपको निकालना है सर YA, इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो इसको, इसका फॉर्मूला होता है बेटा PA अपॉन P टोटल, मीन PA अपॉन PA प्लस PB। PA क्या है अभी आई डोंट नो, इसका मल्टीप्लाई कर लो 180, 180 डिवाइड बाई टोटल 380, एक 0 से कैंसिल हो गया, 18/38, 18/38 कर दिए सॉल्व, 38 18 से कट के बेटा, हाँ 2 से कट के 9, और इसको 2 से कट के 2 1 2 19, 9.19, तो 0 पॉइंट, अब वो 90 हो जाएगा, तो अप्रॉक्स 4 टाइम जाएगा, 0.45 आएगा, 0.45, 0.45 बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 0.45, विच इज बी ऑप्शन। ठीक है, तो 25 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए बेटा, एक बार इसको प्रॉपर रिवाइज करके आना है, पूरा क्वेश्चंस हो गया हम लोगों का। ATS टेस्ट सीरीज में ऐसे हम सारी वीडियोस आपको बना के प्रोवाइड करते रहेंगे, और मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बेटा, अगेन वार्म वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोग इसके थ्रू एक आपको एज मिल जाएगा, इस एज के थ्रू आप क्या करोगे कि चीज़ों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो अभी हम आपको इस पे कॉन्सेप्ट भी बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मेनली हम लोग को इस वीडियो का मेन जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो ये आपको ATS के टेस्ट सीरीज़ का सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो ATS के टेस्ट सीरीज़ का जो सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो लेक्चर के फॉर्म में मिल गया, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो प्रॉपर वीडियोस को। ठीक है बेटा, बाय ऑल, गुड नाइट।